नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। तो चलिए हम सब लोग इन्वायरमेंट जो पढ़ रहे थे, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सत्येंद्र सर के नाम से फोल्डर होगा, ईवीएस बाई सत्येंद्र सर, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज उसी के आगे से पूरी एनसीईआरटी बुक हम सब लोगों को कंप्लीट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20-20 पॉइंट पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। वलियम्मा और अमुम्मा केरल में बोला जाता है। वलियम्मा और अमुम्मा केरल के शब्द हैं। तो मतलब ये किसके शब्द हुए? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए? केरल में बोली जाती है मलयालम। क्या बोली जाती है? ठीक है, केरल में बोली जाती है कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, तो ये वलियम्मा और अमुम्मा ये कहाँ के वर्ड हैं? केरल के वर्ड हैं, मलयालम के वर्ड हैं। और जिनका मतलब क्या होता है? जिनका मतलब होता है मौसी और नानी होता है। क्या होता है? मौसी और नानी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया हो कि वलियम्मा और अमुम्मा केरल में बोला जाता है। ठीक है, और केरल में बोली कौन भाषा जाती? कल ही आपको बताए थे, मलयालम। ठीक है, तो मतलब क्या है? वो वलियम्मा और अमुम्मा एक मलयालम शब्द है। कौन से शब्द है? मलयालम शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? मौसी और नानी। मतलब ये है ना कि जो ये वलियम्मा है, वलियम्मा का अर्थ होता है मौसी, और जो ये अमुम्मा है, अमुम्मा का अर्थ होता है नानी। ठीक है, तो वलियम्मा और अमुम्मा केरल में बोला जाता है। मतलब ये मलयाली शब्द है। मलयालम मतलब मलयालम बोली जाती है ना। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, कल बताए थे। तो वलियम्मा का अर्थ क्या होता है? वलियम्मा का अर्थ होता है मौसी, और अमुम्मा का अर्थ क्या होता है? नानी होता है। अमुम्मा का अर्थ क्या होता है? नानी होता है। तो ये आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, केरल में कई जगह पर, केरल में एक जगह से, देखिए केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य नावों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो केरल में जो क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। केरल जो है, वहाँ पे जो छोटे छोटे नदियाँ तालाब ये ज़्यादा होते हैं, नदियाँ वदियाँ। तो उसको पार करने के लिए जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फेरी और अन्य तरह की नाव। फेरी क्या होती है? फेरी उसे कहते हैं जो छोटी सी नाव क्या ऐसी होती है, ऐसी एक छोटी सी नाव होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेरी। क्या बोलते हैं? फेरी। ठीक है, तो केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का प्रयोग किया जाता है। फेरी बेसिकली एक प्रकार की नाव ही होती है जो ऐसे छोटी सी होती है। ठीक है, ये है ना। रेल टिकट, रेल टिकट के बारे में पूछ लिया जाता है, उसमें क्या क्या अंकित होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रेल टिकट में क्या क्या किया जाता है ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेल टिकट में सबसे पहले क्या लिखा होता है? ट्रेन नंबर। क्या लिखा होता है? रेल टिकट में ट्रेन नंबर लिखा होता है, और सफ़र शुरू होने की तारीख लिखा होता है। बर्थ और डिब्बे के नंबर लिखा होता है। किराया आपका लिखा होता है, दूरी किलोमीटर में लिखी होती है। इतनी ये चीज़ याद रखने का कि रेल टिकट में क्या क्या लिखा होता है। ट्रेन नंबर लिखा होगा आपका। ठीक है, ट्रेन नंबर लिखा होगा और सफ़र शुरू करने की तारीख लिखी होगी। क्या लिखी होगी? ट्रेन नंबर, सफ़र शुरू करने की तारीख, बर्थ और डिब्बे का नंबर। ठीक है, और क्या लिखा होगा? किराया लिखा होगा और दूरी किलोमीटर में लिखी होगी। ठीक है, चलिए अब ये कोझिकोड से कोट्टायम तक का सफ़र 6 घंटे का है। कितने का है? 6 घंटे का। ये कहाँ पड़ते हैं? केरल में, है ना। तो कोझिकोड से कोट्टायम तक का सफर 6 घंटा, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 253 किलोमीटर। कोझिकोड से कोट्टायम तक का सफर जो है कितने घंटे का है? 6 घंटे का है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 253 किलोमीटर। आपको ये याद हो गया होगा, याद रखिए। कोझिकोड से कोट्टायम तक का सफर 6 घंटे का, दूरी 253 किलोमीटर की है। ठीक है, और देखिए हुतुतु, हाडूडू और छू किटकिट ये किसके नाम है? ये कबड्डी के नाम है। ध्यान रखिएगा, या आ जा हुतुतु, हाडूडू या छू किटकिट, ये तीन नाम किसके हैं? कबड्डी के नाम है। हाथूतू, कहीं कहीं हाथूतू कहा जाता है कबड्डी को, कहीं हा हाडूडू कहा जाता है कबड्डी को, कहीं छू किटकिट कहा जाता है कबड्डी को। ठीक है,
याद रखना। और कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें हाथ पैर और आंख का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस खेल में हाथ पैर और आंख का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है, तो किस में रखना पड़ता है? कबड्डी में। तो लिखा है देखिए, कबड्डी में हाथ पैर आंख का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। और कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं और 12 रखे जाते हैं। जैसे क्रिकेट में नहीं होते, 11 खेलते हैं, 15-15 लगभग रखे जाते हैं ना टीम में, फिर 11 खेलते हैं, बाकी सब वेटिंग में होते हैं। कोई चोट वोट आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसको उसकी जगह पे बुला लिया जाए ना, कोई कुछ इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसकी जगह पे वो आ जाएगा। ठीक है, वो होता नहीं। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर खेलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए रखे कितने जाते हैं, तो 12 रखे जाते हैं, जिसमें से 7 खेलते हैं। जैसे कोई इंजर्ड हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो इसकी जगह पे ये ले ले। जैसे क्रिकेट विकेट में होता है, सब खेलों में अधिकतर यही होता है। ठीक है, तो कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, रखे 12 जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। खो खो में प्लेयर को छूना पड़ता है। कौन सा ऐसा खेल है जिसमें जो है प्लेयर को छूना पड़ता है? तो खो खो है ना। नेक्स्ट देखिए, पिछली बार ये आया था कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन बेसिकली पिछली बार सीटेट में यह आया था कि महान वेट लिफ्टर कौन है, निम्न में से महान वेट लिफ्टर कौन है? तो उसमें आप ऑप्शन दिया था कर्णम मल्लेश्वरी, वही सही था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, चारों में से कर्णम मल्लेश्वरी का ऑप्शन सही था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया होता है वही पूछता है सीटेट में, समझ लीजिए आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी की बुक का निचोड़ है, तो आप ध्यान रख के पढ़ लीजिए बस। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था। इसमें से महान वेट लिफ्टर कौन है? तो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी थी, उसमें ऑप्शन दिया था कर्णम मल्लेश्वरी। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हर बार ये थोड़ा ना पूछेगा, इनके बारे में कुछ पूछ सकता है। कहाँ की रहने वाली? आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, और क्या है? 12 वर्ष से वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। कितने सालों से? 12 सालों से वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। एक बार में कितना वजन उठा लेती? 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है ना, एक बार में 130 किलोग्राम उठा लेती हैं। और बाहर के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। और इनके पिता पुलिस हवलदार हैं। इनके पिता क्या हैं? पुलिस में हवलदार हैं। और इनकी 4 बहनें रोज अभ्यास करती हैं। इस इतनी जानकारी सीटेट के एनसीईआरटी की बुक में दी थी, तो वो आप इतनी ध्यान रखिए। इतनी में से इनके बारे में पूछा जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, वेट लिफ्टर, कहाँ की रहने वाली, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, कितने सालों से अभ्यास करती, 12 सालों से। अब एक बार में कितना वजन उठा सकती है? 130 किलोग्राम उठा सकती। कितना? 130 किलोग्राम उठा सकती। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। इनके पिता कौन थे? तो कौन थे? पुलिस में हवलदार थे। इनकी कितनी बहनें रोज अभ्यास करती हैं? 4 बहनें रोज अभ्यास करती है ना। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल है, इसे फूलों की घाटी कहते हैं। मतलब फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये आप समझ गए कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। मधुबनी चित्रकला, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, 3-4 पॉइंट जो है। सबसे पहले मधुबनी चित्रकला है कहाँ की चित्रकला? ये बिहार की है। मधुबनी चित्रकला का मतलब एक प्रकार से यही मानो कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो बिहार में। कहाँ? इसका नाम कैसे पड़ा, सब जानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि बिहार में एक जिला है मधुबनी नाम का, वहीं से नाम पड़ा। मतलब बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी जिला, वहीं से इस चित्रकला का नाम क्या पड़ा? मधुबनी चित्रकला। क्योंकि वहीं से मधुबनी चित्रकला की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। बिहार का एक जिला है मधुबनी, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। और इसमें चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है चित्र कैसे बनाए जाते हैं? पिसे हुए जो चावल का घोल है, उसमें रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया कि जो है मधुबनी चित्रकला कैसे मिलाई जाती है। पहले जो पिसे हुए जो चावल होते हैं, उनका घोल बना लिया जाता है, फिर उसमें रंग मिलाकर बनाया जाता है। जैसे लिखा है इसमें, चित्र जो है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रंग कैसे मिलाया जाता है? इसमें देखिए, इसमें रंग कैसे मिलाया जाता है? नील, या तो नील मिलाया जाएगा जिससे नीला वाला हो जाएगा। हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपको पता चल गया। इसमें जो नील, इसमें क्या? हल्दी नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
पता चल गया। अब ये पूरी हो गई किसके, ये पूरी हो गई मधुबनी चित्रकला के बारे में जानकारी। अब लास्ट पॉइंट है, रात में खिलने वाले फूल सफेद व बहुत सुगंधित होते हैं। सफेद फूल और बहुत सुगंधित फूल कौन होते हैं, जो रात में फूल खिलते हैं जितने भी, वो सारे सफेद होते हैं, बहुत सुगंधित होते हैं। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट हो गया। इसके आगे का हम कल बताएंगे, एनसीईआरटी बुक पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सब लोग इसकी पेडागोजी देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी एनसीईआरटी बुक जो है हम सब लोग पढ़ के जाएंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।